आज का ये वीडियो सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के रेलिवेंट है। आज के वीडियो में हम लोग एसएफएम के जो कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जिसके क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है या फिर सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक है या इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेम क्वेश्चन का जो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखा है। इस तरीके के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को हम लोग एग्जामिनेशन में कैसे फेस करें, इस बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर ऑनवर्ड जो है, जिसमें क्वेश्चंस की मिस्टेक या फिर सॉल्यूशन में मिस्टेक या फिर डिफरेंट ओपिनियंस के साथ जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग एग्जामिनेशन में किस तरीके से फेस करें, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब डेरिवेटिव चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से डेरिवेटिव का देखते हैं किस किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है और हमें इसको एग्जामिनेशन में किस तरीके से फेस करना चाहिए। अगर ये देखें तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये क्वेश्चन वैसे आपको स्टडी मैट में नहीं नज़र आएगा। अब सवाल रहता है कुछ लोगों को कि सर स्टडी मैट में है ही नहीं, तो ये हमारे को कैसे पता चलेगा, इंस्टीट्यूट कैसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनेशन में सिर्फ स्टडी मैट का ही क्वेश्चन आता है। ये आपको पता है, स्टडी मैट का भी क्वेश्चन आते हैं, पिछले पास्ट के आरटीपी का भी आते हैं, पास्ट के एमटीपी का भी आते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आरटीपी नवंबर 2011 का है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पे नज़र ना आए, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो आरटीपी ने दे रखा है उसमें एक मिस्टेक है। तो अब रहा सवाल कि अभी हम इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आईसीएआई को करेक्शन करना चाहिए तो क्या करेक्शन करना है। अब वो अपना काम करते रहे, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हमें क्या कर लेना है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये जो डिविडेंड पे किया गया है, इस डिविडेंड के पेमेंट में कुछ दिक्कत है। यह जो बोला है ना, एबीसी पेड अ डिविडेंड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब जो मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे, उन्होंने ये कब हो सकता है ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही ना हो, तो उनको इसमें इंटरेस्ट ही ना हो कि अरे मिस्टेक है, नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो पहले आप जाकर तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है इसका सॉल्यूशन। चाहिए रिवीजन वीडियो जो होगा, रिवीजन वीडियो जो मिलेगा डेरिवेटिव का, उसके डिस्क्रिप्शन में जो आपका पीडीएफ है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं सवाल इसमें क्या है, देखिए। एक मिस्टर वीने ने शॉर्ट सेल किया हुआ है, इसने शॉर्ट सेल किया है, और आपको पता है जब शॉर्ट सेल किया जाता है कैश सेगमेंट में यानी कि इक्विटी सेगमेंट में, तो मैक्सिमम 1 डे के लिए कर सकता है, उससे ज़्यादा के लिए वो नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो चलो वो टेक्निकल पार्ट है, उससे हमारे को आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्या किया है, उसने शेयर को शॉर्ट सेल किया है और उसने 1 साल बाद जाके ना, आफ्टर 1 ईयर जो है ना, उसने अपने पोजीशन को क्लोज किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूट को इस बात पे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसने वी लिमिटेड के शेयर को शॉर्ट करना ना बोले, फ्यूचर को बोलेगा तो समझ भी आता है, शेयर को ना बोले। बट इससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पाएगा। वो बस एक टेक्निकल पार्ट है कि जो कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको हम अगर छोड़ दे। तो अब आप सोचिए कि हमने अगर शेयर को शॉर्ट सेल किया है, सोचो ऐसे, शॉर्ट सेल जिसको पता होगा, मेरे पास क्वांटिटी नहीं, मैंने बेच दिया, किसी शेयर को मैंने बेच दिया। अब इसलिए बेच पाते हैं मार्केट में क्योंकि हमें डिलीवरी नहीं देना होता है। और हम क्या करेंगे, जब हमें शेयर का डिलीवरी देना होगा उससे पहले हम शेयर दोबारा खरीद लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो उस उम्मीद से इन्होंने शॉर्ट सेल किया हुआ है मिस्टर वी ने। तो अब आप मुझे बताइए, मिस्टर वी ने अगर शॉर्ट सेल कर दिया और उस दौरान जब हमने शॉर्ट सेल करके बैठे थे, उस दौरान कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, तो मेरे लिए वो खर्चा हो जाएगा। सोच के देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कंपनी इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि देखिए डिविडेंड जो हमने पे किया है ना, वो हमें माइनस कर देना है। कहाँ गए कहाँ गए, प्रॉफिट जो निकाला गया है इसमें देखिए, ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये देखिए, ये जो डिविडेंड है ना, ये माइनस किया है वो डिविडेंड, यानी कि देखिए 10,000 शेयर बेचा था, 25 पेनी का उसने डिविडेंड इशू कर रखा है। तो 2,500 पाउंड का जो डिविडेंड है ना, वो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो अब देखिए ये डिविडेंड अगर डिक्लेयर करेंगे तो इतना उन्होंने माइनस कर दिया। तो आप मुझे बताइए मेरा ये डिविडेंड खर्चा कैसे हो गया शॉर्ट सेल के लिए। तो ये जो है ना, ये मिस्टेक है। इस चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब हम एग्जाम में अगर कोई सॉल्यूशन देंगे, तो मैंने पहले ही बताया हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि एग्जाम में क्या करें। और याद रखिएगा, कुछ लोगों को लगता है कि सर इसमें अब टाइम देने की, अब एग्जामिनेशन आ गया, इसमें हम टाइम कैसे दे पाएंगे। अरे टाइम क्या देना, आपको पढ़ना थोड़ा ना नया चीज़, ऑलरेडी सारा आपको पढ़ा हुआ है। ब्रेक के टाइम में एक बार रिफ्रेश करके जाना है कि एग्जाम में हमें इस चीज़ को कैसे डील करना है। आप नए नहीं पढ़ रहे हो, आपके लिए वीडियो नया नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ओके,
अगर मान लीजिए मैं नहीं भी बताता तो भी आप ये सॉल्व करके आते ही, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व करके आते। मैं सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके का इंस्टीट्यूट का जो रवैया है उसके बेसिस पे हमें क्या करके आना चाहिए एग्जाम में। आपको 2 सॉल्यूशन दे के आना चाहिए, एक में आपको 2500 का डिविडेंड माइनस करके दे के आना चाहिए, एक में आपको क्या कहते हैं डिविडेंड माइनस नहीं करना चाहिए। ये जो है शॉर्ट सेल अगर हमने किया है डिविडेंड को तो डिविडेंड हमारा खर्चा नहीं हो सकता है, बट इंस्टीट्यूट ने किया है तो ठीक है। आपका डिविडेंड पेमेंट किया हुआ है तो एक बार खर्चा करके मान के प्रॉफिट निकाल दीजिए और एक बार आपने इसको नहीं लेके कंसीडर कर लीजिए। आपको कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2, मुश्किल से आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, चलिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे अगर आ जाएं तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। इसके अंदर अगर एग्जाम में आता है तो आपको कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएंगे। सिर्फ इंस्टीट्यूट के पार्ट पे जो इसको करेक्शन करना चाहिए वो ये कि यहाँ पे जो उन्होंने ये लाइन लिखा है ये लाइन नहीं होगा, यहाँ पे सेम फ्यूचर होना चाहिए। यानी कि इसका क्या होना चाहिए देखिएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर, इसकी जगह इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए वो मैं बता दूं, फॉर सेम फ्यूचर होना चाहिए। अब इसका मैं मतलब बता देता हूं, पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई कहता है कि ये कैसे गलत है तो मैं बता दूं। देखिए, ये एक क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि देखो हम 6 मंथ बाद, यानी कि हम यहाँ पे बैठ के 6 मंथ बाद के लिए एक फ्यूचर हम सेल करते हैं। देखो फ्यूचर आपने सेल किया और कहते हैं 6 महीने बाद जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आपको पता है जो फ्यूचर आज अगर हम बात करें तो जिसका एक्सपायरी 6 मंथ बाद है उसको हम लोग 6 मंथ फ्यूचर बोलेंगे। ओके, और यही चीज़ अगर 1 मंथ जब बीत जाता है, ध्यान सुनिएगा, 1 मंथ जब बीत जाएगा तो और अगर यहीं पे एक्सपायरी अगर होगी तो उस फ्यूचर को अब 6 मंथ फ्यूचर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोगों को 5 मंथ फ्यूचर बोलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 मंथ बीत चुका है, अब एक्सपायरी में सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं, तो जो फ्यूचर यहाँ पे एक्सपायर होगी 1 मंथ बाद उसको 6 मंथ फ्यूचर नहीं बोला जाएगा, उसको 1 मंथ फ्यूचर बोला जाएगा। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जिस फ्यूचर को यहाँ पे बेचा गया है उसी फ्यूचर का प्राइस एक्सपायरी पे दिया है, यानी कि एक्सपायरी डेट पे वो फ्यूचर 6 मंथ फ्यूचर नहीं रहता है। तो वही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 6 मंथ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का फ्यूचर नहीं हो उस दिन पे एक्सपायरी डेट पे जाके इसको 6 मंथ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो फ्यूचर जो यहाँ पे बेचा गया था उसका प्राइस यहाँ है, तो वो इंस्टीट्यूट के पार्ट के करेक्शन है। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक भी आपका नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ये क्वेश्चन में भी आपको दिक्कतें है। अब दिक्कत इस बात का है कि जो आरटीपी की सॉल्यूशन दिया गया है उसमें मिस्टेक है। अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये गलती से आ गया तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, इसमें मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन दिया गया है पहले से गलत है। अब क्या पता जो अब एग्जाम में अगर आ जाए और सजेस्टेड में करेक्टेड सॉल्यूशन दे दे तो हो सकता है पुराने सॉल्यूशन देने के बाद भी मार्क्स ना मिले। तो उस केस में हम लोग क्या करें, आपको सबसे पहले बता दो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कतें हैं और क्या चीज़ है। इसमें 3 डिविडेंड दिया गया है कि 30 डेज पे भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, 60 डेज पे भी और 90 डेज पे भी, यानी कि उन्होंने क्या करा है 3 डेज पे डिविडेंड पे कर रहे हैं। और आपको निकालना है फेयर फ्यूचर प्राइस। आपको क्या निकालना है, फेयर फ्यूचर प्राइस। ये देखिए बोला है कि फेयर फ्यूचर प्राइस निकालिए। तो हमने आपको 2 तरीका बताया था कि देखिए डिविडेंड को या तो प्रेजेंट में ला के स्पॉट प्राइस में माइनस कर दो, या एक काम करो डिविडेंड को फ्यूचर में ले जाके और वहीं पे माइनस कर दो। तो हमने 2 तरीके से पढ़ा था। अगर याद करोगे थोड़ा सा मैं आपको अगर रिकॉल करा दूँ तो देखिए ये हमारा स्पॉट प्राइस है और बीच में कुछ डिविडेंड है। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, या तो हम इन सारे डिविडेंड को पहले प्रेजेंट में ले आते, ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रेजेंट में लाएंगे देन माइनस करेंगे और तब जाके टाइम वैल्यू ऐड करेंगे और हमारा फ्यूचर प्राइस आ जाएगा। ओके, या दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इन सारे डिविडेंड को पहले हम फ्यूचर में लेके चले जाते। ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू यहाँ का कैलकुलेट कर लेते हैं और वो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड है वो माइनस करेंगे इसकी फ्यूचर वैल्यू से, यानी कि कम डिविडेंड फ्यूचर प्राइस निकाल लेते हैं। पूरे 1000 में हम लोग टाइम वैल्यू ऐड कर देंगे और यहाँ का डिविडेंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है, मिस्टेक ये किया है कि डिविडेंड का तो प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, डिविडेंड का उसने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, लेकिन स्पॉट प्राइस में से माइनस ना करके पहले 1000 को फ्यूचर में लेके गया है, यानी कि कम डिविडेंड फ्यूचर प्राइस निकाला है और देन जाके डिविडेंड माइनस किया है। एक चीज़ सोचिएगा, डिविडेंड जब प्रेजेंट में आ चुका है तो फ्यूचर वैल्यू में से माइनस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। डिविडेंड फ्यूचर वैल्यू में से माइनस होते हैं
या प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस होंगे, लेकिन फ्यूचर वैल्यू में से माइनस होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए, पहले निकाला है डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो, ये डिविडेंड को प्रेजेंट में लाया, ये देख रहे हो, ये जो डिविडेंड था इसको भी प्रेजेंट में लाया, ये देख रहे हो, ई की पावर माइनस समथिंग लेने का मतलब है डिवाइड किया हुआ, ये भी प्रेजेंट में लाया। प्रेजेंट में कितना लाया, 24.49। देखो हमने भी कैलकुलेट किया है, हमारा भी 24.49 आ रखा है, यानी कि 50 आ रखा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू जब आते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है, स्पॉट प्राइस, क्योंकि ये आज का वैल्यू है तो आज का डिविडेंड माइनस करना है ना, तो ये जो अमाउंट आएगा उस पर हमें टाइम वैल्यू ऐड करना है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, ये जो आपका डिविडेंड है ना, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालिए, देखो पहले फ्यूचर वैल्यू निकालिए, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, और फिर डिविडेंड माइनस किया, और वो डिविडेंड कौन सी ले रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। तो भाई फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा ना माइनस होगा, तो ये मिस्टेक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये इंस्टीट्यूट के पार्ट पे सही करना है। अब रहा सवाल कि हम लोग एग्जाम में क्या करें, मैंने पहले ही बता रखा था पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपको याद है तो दोनों सॉल्यूशन दे दो, अगर याद नहीं है तो अप्रोप्रिएट जो सही लगता है वो सही सॉल्यूशन दीजिए। तो जैसे देखोगे मैंने यहाँ पे सही सॉल्यूशन दे रखा है, कुछ नहीं करना है, देखो पहले फ्यूचर वैल्यू निकालो, देन उसमें से आपको क्या करना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है डिविडेंड का, तो प्रेजेंट में से माइनस करो, देन टाइम वैल्यू ऐड करो आप, तो ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देंगे। और अगर याद है तो दोनों सॉल्यूशन दे दीजिए, मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, ये सीएमए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दूं एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास और भी है आगे, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करा देंगे। मेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये जो डिविडेंड यील्ड दिया गया है ना 15% का, ये होता है आपका मार्केट प्राइस पे, लेकिन ऊपर आपका फेस वैल्यू दे रखा है। तो इंस्टीट्यूट का जो मिस्टेक है, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पे मिस्टेक है वो ये है कि उन्होंने 15% निकाला है फेस वैल्यू पे, यानी कि 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड निकाला है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आपने दिया है डिविडेंड यील्ड और ये मार्केट प्राइस पे होता है। वैसे बता दूं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विथ एक वन एडिशनल रिक्वायरमेंट जिसमें आर्बिट्रेज बोला गया, मैं आपको आगे दिखाता हूं, चलो अभी दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। पहले एक काम देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक तो सबसे पहले 1 मंथ का बोरोइंग दे रहे हैं 8%, यही बेतुका है। 1 मंथ का बोरोइंग अगर 8% हो जाएगा तो 12 मंथ का आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 96% के अराउंड पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये गलत है, और दूसरा उसने डिविडेंड यील्ड दे रखा है कि एनुअल डिविडेंड इज 15%, जब सजेस्टेड में जो दिया गया है इसमें इसको डिविडेंड रेट की तरह अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको आगे भी नजर आएंगे, वो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमें और नजर आएगा, शायद यही होगा, ये देखिए ये सी इंस्टीट्यूट का है, स्टडी मैट में भी है, और ये नवंबर 2008 में भी आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए इसमें बोल रखा है कि 1 मंथ बोरोइंग 15% है, लेकिन एनुअल रेट ही ले जूम करके क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्योंकि 15% अगर 1 मंथ का लोगे तो आपको पता है कि 12 मंथ का कितना बड़ा रेट जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये 1 मंथ का ही रेट अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरा देखिए एनुअल डिविडेंड यील्ड जो है वो 25% का है, ठीक है, जबकि अभी सजेस्टेड के अंदर स्टडी मैट के अंदर इन्होंने कुछ करेक्शन किया है। देखिए ये स्टडी मैट है, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डेरिवेटिव का, यहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट ने करेक्शन किया है, एनुअल डिविडेंड 25% किया है उसी सेम क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से ये करेक्शन किया है। और यहाँ पे जाके अगर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपने कॉरिजेंडम के अंदर इन्होंने लिखा भी है कि हमारा जो ये क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के अंदर इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ चेंज किया, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा स्मॉल चेंजेस इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लैंग्वेज में क्या करा गया है, चेंज करा गया है। वैसे मैं बता दूं मैंने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, देखो जब तक हमारे पास ये डिविडेंड यील्ड की, अभी भी मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने करेक्शन तो किया अपने स्टडी मैट के अंदर, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है पुराना सीए कोई होगा, वो तो अपने पुराने प्रैक्टिस मैनुअल या पुराने स्टडी मैट या उनके पास जो मटेरियल होगा उनमें से क्वेश्चन उठा के डाल देंगे और भूल ही जाएगा कि भाई इसमें से कुछ मिस्टेक था जो इंस्टीट्यूट को भी नजर आ चुका है, क्योंकि ये तो बोर्ड ऑफ स्टडीज को नजर आया है, ये तो समझ में आ गया, हो सकता है उनको ना समझ आए। तो इसीलिए आप अभी ध्यान रखिएगा ये जो एनुअल डिविडेंड यील्ड जो दिया है ना, अगर यील्ड आएगा तो अभी भी यील्ड के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं आपको अपना सॉल्यूशन दिखा दूं, मैं तो हमेशा पहले ही बोलता हूं, मैं हमेशा आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं, चाहे हमारे सामने कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बोला है कि ये एक तो ये आपको अजम्पशन लेने पड़ेंगे कि जो पर मंथ का रेट दे रखा था वो एनुअल ही होगा, क्योंकि वो मंथली अगर अज्यूम करोगे तो बहुत बड़ा रेट हो जाएगा, पहला। दूसरा ये जो डिविडेंड यील्ड है वो हमने 12.5% पर एनम इसको यील्ड माना है,
तो अब यील्ड क्या होता है, यील्ड जो होता है एनुअल बेसिस पे होता है, तो 3 मंथ का यील्ड आपका इतना बन जाएगा, तो डिविडेंड जो होगा ना इतना निकालेंगे। मैंने निकाला था किस पे, मार्केट प्राइस पे। याद रखिएगा मैंने मार्केट प्राइस पे निकाला है, क्योंकि इस ये जो है वो डिविडेंड यील्ड है। मैंने कहीं पे डिस्क्लेमर भी लिखा होगा या नहीं लिखा हुआ है, मैंने डिस्क्लेमर नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे बट अगर ये क्वेश्चन करेक्शन होके आ जाए, सीधा एनुअल डिविडेंड बोल के आ जाए, देन आपको सीधा 10 पे आपको ले लेना है 25%। और एक और भी बात है, जब डिविडेंड रेट लेते हो तो फिर पर एनम का कोई मतलब नहीं होता है जब फेस वैल्यू पे दिया जाता है, क्योंकि जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, अगर कोई 2 दिन पहले भी शेयर खरीदा होगा तो उसको 100% डिविडेंड मिलते हैं, इसलिए एनुअल कोई बात नहीं होता, रिटर्न एनुअल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिविडेंड जब रेट हो जाएगा ना, तो पर एनम से कोई लेना देना उसको नहीं होगा। और देखिए पर एनम दिया भी नहीं है, एनुअल डिविडेंड 25%। एक और भी बात है, इसमें पेबल बिफोर एक्सपायरी बोला गया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो अजम्पशन चलता है हमेशा एक्सपायरी डेट का, ठीक है। अब आते हैं वापस कि हम क्या करेंगे एग्जाम में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और यील्ड के साथ आता है, तब भी 2 सॉल्यूशन दे दो आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, मुश्किल से 1 मिनट लगने वाले। 2 सॉल्यूशन दीजिएगा, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2। एक बार यील्ड करके अज्यूम करके क्वेश्चन दे दो और एक बार रेट करके। और अगर गलती नहीं किया इंस्टीट्यूट एग्जाम ने और वहाँ पे लिखता है कि सीधा एनुअल डिविडेंड, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, ये तो हमने लिंक करा के करा दिया, जो क्वेश्चन हमने पहले देखा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर 5 का डी भी एग्जैक्टली सेम था। तो ये इसको भी वही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डिविडेंड यील्ड करके दे दे तो आप मार्केट प्राइस पे निकाल के दीजिए, लेकिन मार्केट प्राइस पे जब निकालोगे तो आपको ये देख के चलना है कि 3 मंथ के लिए यील्ड लेना है। और जब डिविडेंड रेट लेके चलोगे तो सीधा 10 का 15% 1.5 लेके आपको सोल्यूशन देना है। कैसे आता है एग्जाम में वो चीज़ों का आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हमारा एक क्वेश्चन ये है, इसमें अगर एग्जाम में कुछ आता है तो देखो दिक्कत तो अब क्या होगा नहीं, पहले ये समझ जाए इसमें क्या है। ये आईसीआई को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, एटलीस्ट अभी के स्टडी मैट में तो मत दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है देखिएगा, इसमें है, हाँ लॉजिकली क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हेजिंग करने की बात करता है। हेजिंग हम तब करते हैं जब हमारे को रिस्क आता है। यहाँ क्या है, एक राइट लिमिटेड है जिसका लॉन्ग पोजीशन है, खरीद के बैठा है और मार्केट में उसका शेयर प्राइस जो है ना ऊपर जाने वाला है। देखो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा और ख़रीदा हुआ है, तो मस्ती करेंगे ना, हेजिंग थोड़ा ना करेंगे। तो ये लैंग्वेज में मिस्टेक है। तो इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट ये बोलना चाहिए कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला है और लॉन्ग पोजीशन है, तो कैसे हेज किया जाए। तो ये लॉन्ग, ये राइज को ना क्या कहते हैं, डाउन करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएट होने वाला है और शॉर्ट पोजीशन है, तो कोई हेजिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इंस्टीट्यूट ने हेजिंग किया है। आपको बता दूं, अगर हेजिंग की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर हेजिंग करोगे तो जो भी प्रॉफिट आपका मिल रहा है वो सारे प्रॉफिट आपका गायब हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि हेजिंग बिना मतलब का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेजिंग की वजह से प्रॉफिट भी कम होता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये होना चाहिए राइज, क्योंकि आपका शॉर्ट पोजीशन है तो ये बढ़ेगा। अगर डेप्रिसिएट की जगह राइज कर दिया जाए क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है सवाल कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसी तरीके से सॉल्यूशन प्रीफर करोगे। पहले तो हेजिंग भी कर दोगे आप, बाद में नोट भी लिख दोगे कि इनफैक्ट इसमें हेजिंग की ज़रूरत था ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन है और मार्केट में प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है। ओके, अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3। ये अगेन आरटीपी का क्वेश्चन है। आप लोग के पास अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, बट एग्जामिनेशन में दिख सकता है। अब बट अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन दिख गया तो अगेन ये जो आपका सेकेंड पार्ट है वो रिस्की बन जाएगा। अब पता नहीं कि मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सजेस्टेड की सॉल्यूशन है वो गलत ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम आपको बताएं, एक क्वेश्चन और था पहले, जिसको ये वाले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, जो आपको याद होगा 4 मंथ का फ्यूचर को यूज़ करके हम लोग 3 मंथ के लिए पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। 4 मंथ के मैच्योरिटी वाले फ्यूचर को यूज़ करके 3 मंथ के पोर्टफोलियो को जो हम लोग हेज करते हैं, इसमें भी मिस्टेक था, एग्जैक्टली वही मिस्टेक था पहले से, जो कि इंस्टीट्यूट ने 2013 के जो नहीं फर्स्ट टाइम आया था 7 में, जो 2007 में जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उनको इंस्टीट्यूट ने 2014 के एमटीपी में करेक्शन किया था। यानी कि देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर के बाद एग्जैक्टली वही मिस्टेक। अब ये मिस्टेक पे हम ना जाए, क्योंकि करेक्शन हो चुका है और हर जगह वही चीज़ आता है अब सॉल्यूशन में, तो वो अब हम उस पर बहस ना करें, ठीक है। एग्जैक्टली वही मिस्टेक इसमें भी किया हुआ है। पहले सिचुएशन को समझिए, क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन इस तरीके का है
कि हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो खरीदना है 90 डेज़ पे, यानी कि हमें कुछ शेयर खरीदना है 90 डेज़ पे, और हमें लगता है कि यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम उसके रिस्क को हेज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उस रिस्क को हेज करें तो आज हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का फ्यूचर को बाई कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के फ्यूचर को है ना बाई करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर को हम लोग बाई करेंगे जिस टाइम पे इंडेक्स चल रहा है इतने पे। ओके, और फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 28 डेज के बाद ना हम इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या करते हैं, 28 डेज के बाद हम क्लोज कर लेते हैं। यानी कि सिचुएशन ये अराइज होता है, 28 डेज के बाद निफ्टी हो जाता है 2450 का। मैं आपको क्वेश्चन पहले रीड करा दूँ, देखिए। सपोज आफ्टर 28 डेज ऑफ द परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परचेज के 28 डेज के बाद, कॉन्ट्रैक्ट जो परचेज हुआ था ना वो हमारा इस डेट पे हुआ था, इसके परचेज होने के 28 डेज के बाद इंडेक्स वैल्यू स्टैंड्स एट दिस वन। इंडेक्स वैल्यू इतने पे आया है, इंडेक्स फ्यूचर नहीं। और आपको पता है फ्यूचर में स्पॉट में डिफरेंस होता है जितने दिन का टाइम बचा होगा। अभी आप मुझे बताइएगा कितना दिन बीता है, अभी यहाँ से 28 डेज बीता है, जबकि यहाँ से 90 डेज का क्या था, एक्सपायरी था। तो हमारा यहाँ पे 62 डेज बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस 2450 का है तो 64 डेज का टाइम वैल्यू ऐड करके यहाँ पे हमें पहुँचना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें पहुँचना है 2 डेज का टाइम वैल्यू ऐड करके, तो देखिए यही हमने किया है। 62 डेज का टाइम वैल्यू ऐड करके पहले हमने फ्यूचर निकाला है, यहाँ का फ्यूचर प्राइस निकाला है। और एक और भी बात, अगर यहाँ पे हमने फ्यूचर खरीदा है ना, तो यहाँ पे जो फ्यूचर बेचेंगे और कितने पे बेचेंगे, इस रेट पे बेचेंगे, तो वही खरीदना और बेचने का जो डिफरेंस है ना, ये आपका लॉस गेन आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, गलत किया है। आफ्टर 28 डेज जब वो फ्यूचर का प्राइस निकाला है, तो उसने 28 डेज पहले के प्राइस लेके 28 डेज का टाइम वैल्यू ऐड करा है। ऐसे कभी भी नहीं निकाला जाता, याद रखिएगा। आपको पता होगा यहाँ का एक प्राइस है और यहाँ का एक प्राइस आता है। ठीक है, जब यहाँ का स्पॉट प्राइस हमें मालूम है तो वहाँ के स्पॉट प्राइस से फ्यूचर निकल के आएगा, कभी भी यहाँ के स्पॉट प्राइस से नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन किया जा रहा है जैसे कभी स्टॉक मार्केट इनको पता ही नहीं है। अरे भाई, आपने 2290 यहाँ का प्राइस है, इसमें आपने 28 डेज का टाइम वैल्यू को ऐड करा है। यहाँ के प्राइस को 28 डेज के टाइम वैल्यू को ऐड करोगे तो यहाँ का प्राइस पहुँचेगा, ये समझ आता है। लेकिन फ्यूचर ऐसे नहीं चलता है पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर चलता है स्पॉट के उसमें टाइम वैल्यू ऐड करके। जब स्पॉट आपका 2450 पे गया है तो इस पे टाइम वैल्यू ऐड करके आपका आएगा फ्यूचर। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन किया है, तो ये सॉल्यूशन गलत है। तो मेरे हिसाब से अब एग्जाम में क्या किया जाए, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब देखो, इसमें तो अब उस गलतियों को आप कंसीडर करके नहीं जाओगे, मार्क्स मिले ना मिले आप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के थ्रू जाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 मेथड से भी आप सॉल्व करके नहीं दे पाओगे, या नहीं अगर दोनों मेथड याद रह जाता है तो आप कर सकते हो। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये देख लीजिए। ये आपका जो है आरटीपी, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आरटीपी का, ये आरटीपी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब किसी को ना पता हो कि सर ये बीच में से कहाँ ला दिया, तो मैंने कल ही बताया, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने इस पर क्या करा है, स्क्रीनशॉट रख दिया है, ताकि आपके सामने सामने रहे तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे इधर उधर ढूंढने में। आते एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए क्या कहता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए, इसमें क्या था जी, हमने यहाँ पे क्यों रख दिया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे। यहाँ पे जो शॉर्ट लिखा हुआ है ना, शॉर्ट के बेसिस पे नहीं जाएगा, आपका ये लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बीटा को यहाँ पे क्या करना है, पहले से क्या था, लॉन्ग था, तो ये शॉर्ट नहीं, हाँ बीटा बढ़ाना है। जब बीटा को आपको बढ़ाना होता है तो सेम पोजीशन लेना होता है जो पहले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे शॉर्ट की जगह लॉन्ग होना चाहिए। आपके पार्ट पे कुछ नहीं करना है, ये इंस्टीट्यूट के पार्ट पे मिस्टेक है, इंस्टीट्यूट को ये करेक्शन करना चाहिए। अब रहा सवाल कि इंस्टीट्यूट ये करेक्शन कहाँ करेगा, सर स्टडी मैट में तो है ही नहीं। अरे जब वो क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में तब करेक्शन करेगा, अब आरटीपी को जाके थोड़ा ना करेक्शन करेगा, या एक काम करेगा वो क्वेश्चन को कहीं पे लेके आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट हो गया तो क्या करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में सिर्फ स्टडी मैट का ही क्वेश्चन रिपीट होता है, पूरा आरटीपी का भी तो क्वेश्चन बहुत बार डालते हैं ना। तो इंस्टीट्यूट को करेक्शन करना है, जब पूछेगा तब करना है, सिंपल सी बात है। ओके, ये क्या था क्वेश्चन, ये तो कुछ और है। हाँ जी, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ये। इस क्वेश्चन के अंदर जब एग्जामिनेशन में आया था तो उस टाइम ही हमने बोला था कि देखिए, एक तो परफेक्ट हेज बोलता है, एक बोलता है क्या, देखिएगा परफेक्ट हेज होना चाहिए, और अगले बार कहता है कि बीटा को 1 पे जाना चाहिए, जबकि परफेक्ट हेज में बीटा 1 जाता ही नहीं है, परफेक्ट हेज पे बीटा 0 जाता है ना। तो अब या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो इंस्टीट्यूट ने बाद में ये बात का तो करेक्शन कर लिया कि हाँ ये हमारा बीटा 1 पे नहीं था, तो इस लाइन को डिलीट कर लिया, तो ये तो चलो अब दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम में आएगा तो कोई इशू नहीं है।
अब इशू यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये जो सब्सटेंशिएट करने की बात कर रहा है ना, एग्जामिनेशन में जब इसको सब्सटेंशिएट करने जाओगे तो इतने पे जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो देखिएगा राउंडिंग ऑफ की वजह से ये वैल्यू मैच होता है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंसेज आ जाएगा। 4300 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4605 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 1। ये देखिए, ये जो अगर आप चेक करोगे तो अभी चलो ठीक है राउंडिंग ऑफ की वजह से ये सब्सटेंशिएट हो रहा है, बट अदरवाइज ये 99.0075 CR बनता है। याद रखिएगा, सब्सटेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से जितने का लॉस होएगा दूसरी तरफ उतना ही का गेन आएगा, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ होने की वजह से ये जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट को जो हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं ना, ये जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट को राउंडिंग ऑफ करते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए राउंडिंग ऑफ किया हुआ एग्जैक्टली इतना नहीं आएगा आपका, ये अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा 1.1 मल्टी, चलो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये एक्यूरेटली इतना नहीं आता है, इसमें आपका राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर चेक करोगे तो ये आएगा 4604.65। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, आपने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके इतना कर दिया, जिसकी राउंडिंग ऑफ की वजह से जब आप इस वैल्यू को सब्सटेंशिएट करने जाओगे ना तो ये राउंडिंग ऑफ वैल्यू आपका इतना दिखेगा और सब्सटेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो चलो इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो सब्सटेंशिएट करने को बोला है और हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया, इसकी वजह से ये 9.99 करोड़ और 9.99 करोड़ जो है ना ये दोनों मैच हो जाते हैं। याद रखिएगा 999 करोड़ है, ये डिसिमल यहाँ से हटा के करोड़ में जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका, तो 0075 की डिफरेंस आती है। तो ये चलो एग्जाम में तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं आपको, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करोगे तो वैल्यू आपका मैच हो जाएगा, तो सब्सटेंशिएट हो गया। ओके, आगे हमारे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में मिस्टेक ही आपके पार्ट पे कुछ नहीं करना है, आपको तो बस याद करके जाना है कि देखो जी अगर लॉग दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है तो ये अज्यूम करके चलना कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं एनुअल कंपाउंडिंग है, और इस एनुअल कंपाउंडिंग को कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करना है। वैसे मैं बताऊं ये क्वेश्चन जब आया था उसके बाद इंस्टीट्यूट ने अपने आप को करेक्शन किया था, करेक्शन करके देखो यहाँ पे डाल भी दिया था, यही सेम क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पे बोलते भी कि देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। देखो उन्होंने जब मिस्टेक को रियलाइज किया तो उन्होंने अपने आप को करेक्शन भी कर लिया। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन होता क्या, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, देखो इंस्टीट्यूट ने करेक्शन तो कर लिया, लेकिन जो एग्जामिनर फिर बाद में जब क्वेश्चन बनाता है या क्या कहते हैं स्टडी मैट बनाता है, फिर वही भूल जाता है कि हमने कुछ एक बार करेक्शन करके इस चीज़ों को लेके आ चुके हैं और फिर पुराने वाले गलतियों को दोबारा रिपीट कर देता है। अभी देखो ये जो है ये स्टडी मैट का 8.42 नंबर पेज पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको उस गलतियों को अभी भी कंटिन्यू करते हुए मिलेगा। ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.5% पर एनम, कहाँ दिया भाई, ये एनुअल कंपाउंडिंग है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, पहले बताओ ना भाई। अगर ये एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपका ये जो लॉग है ना, ये जो आपका लॉग का जो वैल्यू है, ये देखो ये जो लॉग का वैल्यू है ये, अरे रुक जा भाई, ये लॉग का वैल्यू और ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आपको हिंट देता है कि ये आपका एनुअल कंपाउंडिंग है और इसको पहले कन्वर्ट करो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोबारा अभी ये तो 2021 के स्टडी मैट है और ये देखो इंस्टीट्यूट ने अपने आप को मई 2019 में ही करेक्शन कर लिया था, उसको मिस्टेक नजर आया था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम में ये मिस्टेक दोबारा भी दिख सकता है करेक्शन होने के बाद भी। ठीक है, यही है इंस्टीट्यूट की हकीकत, इसीलिए आप इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ के जाइए ताकि हमें किसी तरीके से मार्क्स दे दे भाई। तो दो अल्टरनेटिव है, दो अल्टरनेटिव से करके आ जाएंगे, तो इसमें इंस्टीट्यूट को फिर से एक कॉरिजेंडम इशू करके इसको बता देना चाहिए कि ये जो है ये एनुअल कंपाउंडिंग रेट है, तभी जाके क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे के हम क्वेश्चन में चले तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, सी ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया कि ये डिविडेंड यील्ड नहीं, आपको इंस्टीट्यूट ने खुद ही बोला है कि हमारा डिविडेंड रेट होना चाहिए 25%, तो ये करेक्शन हो जाता है। तो अब इसमें अगर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है अगर करेक्टेड आ जाता है, लेकिन अगर पुराना आता है तो फिर गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन के केस में, देखते हैं ऑप्शन की किस किस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन तो इसमें प्रॉब्लम है, आप याद रखिएगा, वैसे आज के डेट पे स्टडी मैट में इस क्वेश्चन को नहीं डाला है, ये पुराना एग्जाम का आया हुआ है, पुराने आरटीपी में हुआ करता था, लेकिन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आपको दिख सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट दी एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। एक सबसे पहली बात, एक्सपायरेशन डेट पे जो कॉल और पुट के अंदर जो कैश फ्लो जो होता है वो डिफरेंस होता है या डिलीवरी होता है, दो चीज़ होता है। अभी अभी एक्सचेंज में अगर जाके चेक करोगे तो वहाँ पे इक्विटी की डिलीवरी के साथ सेटलमेंट होती है,
और अगर यही चीज़ आज से 2002 साल पुराने पहुंच जाते तो वहाँ पे डिफरेंस से सेटलमेंट होता था। मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस है 100 का और मार्केट चला जाता है 110 पे, तो आपको 100 रुपीज़ दे दिया जाता था। तो कैश फ्लो का मतलब कितना आया कितना गया। तो देखिए, अगर पुराने सॉल्यूशन के हिसाब से देखोगे तो कैश फ्लो हो जाएगा आपका पे ऑफ, डिफरेंशियल जितना अमाउंट बनेगा वो। ओके। और अगर आप नए सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो आज तो मार्केट में पे ऑफ नहीं दिया जाता इक्विटी के केस में। इक्विटी के केस में, स्टॉक के केस में तो आपको स्टॉक की डिलीवरी होती है। मतलब अगर किसी ने कॉल खरीदा है तो वो कहता है राइट टू बाय शेयर, तो आपको एक्सपायरी पे जाके शेयर खरीदना पड़ेगा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होती है तो। और अगर लैप्स हो जाएगा तो कुछ भी नहीं खरीदना, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो गया तो शेयर नहीं खरीदना है आपको। ओके। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी ने अगर कॉल खरीदा हुआ है तो बताइए उसका कैश फ्लोज क्या होगा। ठीक है, कब, अगर मार्केट में रेट 50 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मार्केट में रेट 50 हो जाएगा और क्या कहते हैं, सॉरी एक्सपायरेशन डेट स्टॉक है, हाँ, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है एक्सरसाइजेबल एट 60 पे, 60 का स्ट्राइक प्राइस है और 50 पे मार्केट प्राइस चला जाता है, लैप्स हो जाएगी। तो उस केस में आपका लैप्स हो जाएगा तो शेयर नहीं खरीदना है, तो आपका पे ऑफ क्या हो जाना चाहिए, आपका सॉरी कैश फ्लो क्या हो जाना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन जब एक्सरसाइज होगा तो देखो कहते हैं कैश फ्लो आपका 60 रुपीज़ होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, कैश फ्लो आपका 60 रुपीज़ होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जो है वो सॉल्यूशन जो देता है आपको ये कैश फ्लो के लिए, वो कहते हैं कि जब एक्सरसाइज होगा, जैसे कैसे, स्ट्राइक प्राइस है आपका 60 का, जब मार्केट में प्राइस 60 से ऊपर जाएगा तो यहाँ एक्सरसाइज होगा, आप 60 रुपीज़ दे के शेयर खरीद लोगे। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पुराना ज़रूर है लेकिन जो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन है वो आपका अभी के ताज़ा वाले सॉल्यूशन है। मतलब आपको अंडरलाइन को डिलीवरी करके सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर गलत क्या है ये तो बताओ। गलत ये है कि आपको, पहला पार्ट में तो कोई गलत नहीं है अगर डिलीवरी के साथ जाओगे तो। ये 2 साल पुराना में गलत हुआ करता था क्योंकि वहाँ डिलीवरी होती नहीं थी, तो हम लोग कैश फ्लो जो बोलते थे पे ऑफ के लिए। लेकिन गलती से पुराने गलत सॉल्यूशन आज के रेट पे सही बन जाता है पहले पॉइंट के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में डिलीवरी के साथ सेटलमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे 60 रुपीज़ का कैश फ्लो जो है परफेक्ट है। तो पहला पार्ट का आंसर तो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है पूरे केस में। अब आती है इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात, तो यहाँ पे गड़बड़ है इंस्टीट्यूट का। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब जो कॉल बाई करता है, कॉल या पुट जो बाई करता है, सॉरी राइट के लिए नहीं, कॉल जो बाई करता है उसको प्रीमियम देना होता है, पुट जो बाई करता है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रीमियम होता है। लेकिन राइटर के लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है ना, वो होता है उसका मार्जिन मनी। राइटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है मार्जिन मनी। और किसी को मार्जिन मनी कैलकुलेट करने के लिए आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाया है कहीं पे भी, ये आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे समझ आइए, राइटिंग का मार्जिन कैलकुलेट करना। क्योंकि इसके भी आपका फॉर्मूला है राइटिंग के मार्जिन निकालने के लिए, जैसे आप लोग फ्यूचर का मार्जिन निकालते हो 1 डे का एब्सोल्यूट चेंज प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का मार्जिन जो होते हैं अलग होते हैं। इसकी कैलकुलेट करने का मेथड कहीं पे इस इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, ना हम इसको पढ़ते हैं। अब रहा सवाल, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें, इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट के आंसर में क्या दिया हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिया है इंस्टीट्यूट ने, वो दिया है पे ऑफ अमाउंट। देख रहे हो, जब एक्सपायरी पे चला जाएगा मार्केट में प्राइस 65 का और 60 का अगर स्ट्राइक प्राइस हो तो 5 रुपये का डिफरेंस आपका मिलेगा। आप मुझे बताइएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे हो गया ये 5 रुपये जो आपका पे ऑफ मिलेगा वो। ठीक है, तो यही मिस्टेक है इंस्टीट्यूट के पार्ट पे, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक्सपायरेशन डेट का कैश फ्लोज बोलना चाहिए था उसको। ठीक है, सॉरी एक्सपायरेशन डेट का कैश फ्लोज भी नहीं बोल सकते, एक्सपायरेशन डेट का पे ऑफ बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक्सपायरेशन डेट का पे ऑफ होना चाहिए सेकेंड पार्ट, तो यही मिस्टेक है। आप अगर एग्जाम में जा रहे हो तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। लिखा है उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अगर ये एग्जाम में कॉपी होता है तो आपको तो आंसर मिला के आनी है ना। इंस्टीट्यूट को करेक्शन करने दीजिए, इंस्टीट्यूट भाई साहब करेक्शन कर लो, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टार्टिंग में होता है, एक्सपायरेशन डेट पे नहीं होता है। ठीक है, और आप अगर लिख रहे हो कि एक्सपायरेशन डेट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो क्या पूछ रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या पूछ रहे हो। आप शेयर खरीद लूंगा तो शेयर का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए। इसका मतलब एक्सपायरेशन डेट का पे ऑफ बोलो ना कितना होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो एक्सपायरेशन डेट का पे ऑफ और इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सेम नहीं होता है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को अगर इंटरप्रेट नहीं करने आ रहा है, पे ऑफ और इन्वेस्टमेंट सेम है, तो फिर ठीक है, इंस्टीट्यूट सही है, आपको सॉल्यूशन बस मैच करा के आनी है। और वैसे भी मैंने बोला है कि पे ऑफ याद करके जाइए और सॉल्यूशन अपने आप मैच हो जाएगी, बाकी कोई पे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11.4। अब अगर आगे हम लोग चेक करें तो एक क्वेश्चन आता है ये, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुआ करता था जो कि स्टडी मैट में भी था और आरटीपी में भी था। इंस्टीट्यूट ने ये जो मैं भी आपके सामने जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ,
ये अक्टूबर 2021 का स्टडी मैट जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया था वो स्टडी मैट है। अब जाके अगर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट ने अपने डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन के लिए भी उन्होंने मेंशन किया है कि हमने कुछ करेक्शन किया है इलस्ट्रेशन 1 में। ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 को कहीं पे उन्होंने जिक्र किया होगा इलस्ट्रेशन 3 डाल दिया है। चलो कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए करेक्शन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक हुआ करता था ना, मैं आपको बता दूं, रेट जो दिया था 5% पर सब पीरियड हुआ करता था। मतलब क्या है, देखो ये है सब पीरियड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को सब पीरियड 1 बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक का सब पीरियड 2 बोला गया है। लेकिन स्टडी मैट में तो उन्होंने करेक्शन कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखो यहाँ पे बोला है कि रिस्क फ्री रेट जो है ना 5% पर एनम बोला है, ध्यान से देखिए, पर एनम बोल दिया है सीधा, और यहाँ पे हुआ करता था 5% पर सब पीरियड। तो जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग इसके लिए 5% ले रहे थे, लेकिन जो सजेस्टेड दिया गया था इसका, या आरटीपी के सजेस्टेड जो स्टडी मैट में जो सॉल्यूशन हुआ करता था उसमें इस पीरियड के लिए ओनली 2.5% यूज कर रहा था, और 2.5% इस पीरियड के लिए 2.5 जो कि गलत था। गलत क्यों है? क्योंकि आपने 5% सब पीरियड के लिए दिया था। तो अब इस गलतियों को देखो, यहाँ तो करेक्शन कर लिया, ठीक है, इसके हिसाब से तो सॉल्यूशन सही बन जाएगा, क्योंकि 5% अगर 1 ईयर का है तो इतने दिन का 2.5% बनेगा और इतने दिन का 2.5% बनेगा। लेकिन अब रहता है सवाल कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या अब कहाँ से कॉपी होगा? ये कॉपी करेगा इंस्टीट्यूट या ये कॉपी करेगा, हमें कैसे पता? अगर एग्जाम में सब पीरियड दे के क्वेश्चन आता है तो अब ये रिस्की बन गया, क्योंकि सजेस्टेड जो दिया गया है वो 5% सब पीरियड लिखने के बावजूद भी इसको पर एनम अज्यूम कराए। तो भाई ऐसे कैसे अज्यूम कर लेंगे? तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर सब पीरियड बोल के क्वेश्चन आता है तो आप सब पीरियड बोल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज दिस सब पीरियड 1, तो हम इसको 5% लेके सॉल्यूशन दे के आएंगे। अब यहाँ गलतियां मत करने लग जाना कि इंस्टीट्यूट पहले 2.5% 2.5 लिया था तो हम भी 2.5 ले लेंगे। पता चला सजेस्टेड में करेक्शन हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इसमें दो सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर आपको कम से कम 8 to 9 मिनट या 10 मिनट्स लग जाएंगे, इसलिए दो सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, एक ही सॉल्यूशन देना है और आपको 5% पर सब पीरियड का लेना है। अगर ये लैंग्वेज लिखा है तो, अब कुछ और लैंग्वेज लिखा है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये देखिए 18.1। इसमें अगेन हमारे पार्ट पे कुछ नहीं करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने सेकंड पार्ट के अंदर मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है मैं बता दूं, क्योंकि पुट ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस निकलवा रहे 390 का स्पॉट प्राइस कर दिया। याद रखिएगा, पहले स्पॉट प्राइस हुआ करता था 408 का, अब स्पॉट प्राइस कर दिया है 390 का। तो उस केस में आपको नए स्पॉट प्राइस के बेसिस पे D1 D2 सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। जबकि इंस्टीट्यूट ने सीधा क्या किया है, पीसीपी मेथड को यूज करके और वही वाले स्पॉट प्राइस के कैलकुलेशन को कैरी करके और पुट का वैल्यू निकाल दिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, इंस्टीट्यूट को इस बात में सॉल्यूशन को करेक्ट करना है। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते हो, आप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देके और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसमें रिस्क है तो रिस्क रहेगा ही, वो ब्लैक स्कॉल की क्वेश्चन था वो। अब अगर आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये देखिए, अब याद आ रहा होगा एक जैज पीएलसी और नाइट्रोजन लिमिटेड, याद है कुछ किसी को? नाइट्रोजन लिमिटेड देखो किस तरीके से एक्सचेंज रेट दिया है, यहाँ पे लिखा है प्रीमियम और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, याद आ रहा है कुछ? ओके, और यहाँ पे देखिए एक था हमारा जैज पीएलसी, है ना, और यहाँ पे भी देखो प्रीमियम दिया था और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या था, यहाँ पे स्वैप पॉइंट दिया हुआ था, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया था इसके अंदर देखो प्रीमियम पे नजर नहीं डालना है, अगर स्वैप पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिस्काउंट है, लॉजिकली यही करेक्ट है, और मैंने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, जैज पीएलसी वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था। इंस्टीट्यूट ने जो अपना सॉल्यूशन दिया था माइनस करके देखो, उन्होंने जो अपना फॉरवर्ड रेट निकाला था उसमें से ये देखो, ये इन्होंने माइनस कर दिया था, यहाँ पे देख रहे हो आप 0.0050 ये माइनस करा है, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस ही करेंगे, डिस्काउंट है तो क्या करेंगे बताइए, माइनस ही करेंगे, ये रहा माइनस करेंगे। लेकिन जब यही एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन, बस नाम बदल के दिया, बाकी सारा कुछ सेम है, सिचुएशन सेम है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था नवंबर 11 में, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इस प्रीमियम की जगह ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बावजूद भी उसने क्या कर लिया था, प्लस करके इसने स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट किया था, जिसको अभी इंस्टीट्यूट ने, ये देख रहे हो, जिसको अभी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट के अंदर
क्वेश्चन नंबर 41 में उन्होंने कुछ करेक्शन किया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे जाके अगर चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 41 में ये देख रहे हो, वो फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन नंबर 41 था, जिसमें कह रहे कि पार्ट बी में वाइल कैलकुलेटिव फॉरवर्ड प्लीज ऐड दिस वन टू दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस वन अकॉर्डिंगली द आंसर विल चेंज टू दिस वन। क्योंकि वो उन्होंने किया क्या है, एक तो क्वेश्चन को बदला है और उसने सॉल्यूशन को चेंज किया है। तो ये देखिए उसने करेक्शन कर लिया है। उन्होंने क्या किया है, अपने नाइट्रोजन लिमिटेड वाले क्वेश्चन के अंदर जो स्टडी मैट में करेक्शन किया है उसके अंदर इन्होंने प्रीमियम लिखा और ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया। याद रखिएगा, प्रीमियम लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो भाई तुम क्या लिखते हो कोई मतलब नहीं है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हम ऐड करेंगे क्योंकि स्वैप पॉइंट हमारे को प्रीमियम बताता है। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन को रिवाइज किया है और सॉल्यूशन को रिवाइज करके वहाँ पे कहाँ गया, मैंने और लिखा होगा कहीं पे, कोई नहीं, पेज इतना ही है, यहाँ होगा कहीं पे सॉल्यूशन, ये रहा 6 मंथ प्रीमियम। अच्छा मैंने सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डाला है, ओके कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में उन्होंने बोल दिया ना, ये देखो आपने खुद ही बोल रखा है सॉल्यूशन के अंदर कि देखो इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है दिस वन। क्योंकि वहाँ पे आपका क्या हो गया, क्योंकि बदल दिया ना उसने, बिड को आस्क को और आस्क में बिड में कर दिया, तो जहाँ पे 0.5 हो रहा था वहाँ पे 0.006 करके ऐड कर दिए। तो अगर अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अभी भी ध्यान रख लीजिए, अब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है तभी ऐड करना, और अभी भी अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके अगर आ जाए तो याद रखिएगा अभी भी डिडक्ट ही करिएगा। और उस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, जैज पीएलसी वाले जिसमें माइनस है उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया है। हाँ जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया तब ऐड करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो फिर इसमें भी आपको दिक्कतें आ जाएंगे। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इसी के साथ हमारा जो है डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। अब अगर पोर्टफोलियो का भी देख ले, दो चार क्वेश्चन अगर है तो पोर्टफोलियो में आ जाए अगर, तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1 का डी। 1 के डी के सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, मैं आपको बता दूं शकल सूरत आपको सिमिलर लगेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें अगर याद होगा आपको, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड का शेयर खरीदा जाता है, ठीक है, जिसमें से 2 साल के लिए आपको कैलकुलेशन करना है रिटर्न, 2 साल के लिए रिटर्न निकालनी है, ओके। और उसमें अब या क्वेश्चन तो याद आ जाएगा, एक बार नज़र डाल लीजिए आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, इंस्टीट्यूट ने सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी नवंबर 2020 में ऐड किया था। और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, बस चेंजेस को देख के जाना और एग्जाम में इस क्वेश्चन को हाथ भी मत लगाना। अगर क्वेश्चन को हाथ लगाओगे ना 6 महीने जाएगा आपका, मैं क्लियर बोल देता हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो बोलोगे सर 8 मार्क्स छूट जाएगा, 12 मार्क्स छूट जाएगा, 12 मार्क्स नहीं छूटेगा, इसका 2 पार्ट सॉल्व करोगे, पहला पार्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे, थर्ड पार्ट में आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल के आओगे। और ये मैंने आपको बता रखा है और इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिखा रखा है कि क्यों नहीं सॉल्व करना है, सब बता रखा है आपको, ठीक है। आइए अगर किसी को लगता है कि क्यों नहीं सॉल्व करना है, अगर कोई जानना चाहते हो तो लो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही सेम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन पहला पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हाथ नहीं लगाना, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपके जाके इस तरीके का कुछ कुछ कम्बिनेशन परम्यूटेशन कम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग किया है वो आपको एग्जाम में सॉल्व करने लायक नहीं बनता है। इस तरीके का आपका हर एक डिविडेंड के लिए एक एक करके ज्वाइन प्रोबेबिलिटी बनता है, तब जाके क्या बनेगा, आपका सिचुएशन अराइज होगा। तो मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे प्राइस का भी डिविडेंड का भी प्रोबेबिलिटी के साथ दे दे और प्राइस का भी प्रोबेबिलिटी के साथ दे दे, कि जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ओनली प्राइस का प्रोबेबिलिटी दे के दिया गया था, डिविडेंड सिंगल था, यहाँ पे डबल डिविडेंड भी अलग और प्राइस भी अलग और प्रोबेबिलिटी भी अगर बदल के दे दे, तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन मत दीजिएगा, पहला दूसरा में तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अगर पहला और दूसरा नहीं, अगर थर्ड पॉइंट में देने जाओगे ना तो कुछ इस तरीके का आपका सॉल्यूशन आएगा, याद रखिएगा। और ये मैंने इंटरप्रिटेशन वगैरह भी सारा लिखा हुआ है कि एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड समथिंग समथिंग, मैंने सजेस्ट भी कर रखा है, ये आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो कैलकुलेशन करके भी जो कैलकुलेट किया है ना, इसने आसान करके किया है, हम अपने मेथड से जाएंगे 9 मेथड को कॉल यूज करके तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो मैंने सिंपली ये आपको सजेशन दे दिया है कि थर्ड पॉइंट सॉल्व नहीं करना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, ओके। अब इसके बाद एग्जाम, इसमें मिस्टेक नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नहीं था, सिर्फ आपको हेल्प कर दिया है कि आप अपने आप को बचा लेना, ठीक है।
एक क्वेश्चन नंबर 3 का भी है। अब इसमें जो मिस्टेक था वो मिस्टेक को करेक्शन कर चुका है। अब मुझे नहीं पता कि अब एग्जाम में अगर आता है तो करेक्टेड आता है या मिस्टेक वाले आता है। इसमें मिस्टेक ये था कि देखिए, इसमें लिखा गया था कि कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड एंड द इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड सीडीई, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि 20% हम लगा देते हैं पहला 2 में, यानी कि इस 2 में 20% लगा देते हैं, ठीक है। एंड इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड सीडीई, तो 20 अगर इस दोनों में लगाया है तो 10-10 लगाया होगा ना, और जो बाकी 80 बचा होगा उसको हमने इक्वल डाला होगा, ठीक है। जबकि सजेस्टेड जो था वो गलत था इसका। तो उन्होंने क्या किया, यही क्वेश्चन को जब अभी एग्जाम में पूछा था उसने जुलाई 21 में, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सॉल्यूशन तो सेम रखा, क्योंकि क्या था, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन गलत था। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सजेस्टेड सेम रख लिया, जो क्वेश्चन में ही लैंग्वेज बदल दिए। तो ये देखिए कैसे बदल दिया उसने। प्लान 1 कहता है कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच, ध्यान से देखो, 20% इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, इसमें भी 20% और इसमें भी 20%, और यही सजेस्टेड ने किया था। तो अपने क्वेश्चन में इन ईच वर्ड डाल के क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया और अब उसका सॉल्यूशन सही हो गया, याद रखिएगा। तो अब अभी भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इन ईच लिख के, तो इसमें 20% डालना, इसमें 20% डालना। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया है फर्स्ट 2 में, तो इसमें 10% डालना, इसमें 10% डालना, और यही सॉल्यूशन दे के आइएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे के आओ अगर आपको मार्क्स लेके आना है तो। लो कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एक है क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ये अगर क्वेश्चन देखोगे तो शकल सूरत से पहचान में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, सॉरी, आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसके साथ दिक्कत क्या है देखिएगा। इसमें आपको वेरिएंस निकालने को बोला गया है और ये वेरिएंस का मैट्रिक को वेरिएंस का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये डेटा बताता है, देखो ये डेटा बताता है कि म्यूचुअल फंड वाई और म्यूचुअल फंड एक्स के बीच में क्या कोवेरिएंस है। तो कोवेरिएंस एक्स के और वाई के बीच में ये कोवेरिएंस है, ओके। तो मैं कहता हूँ वाई के और एक्स के बीच में क्या होना चाहिए, तो वही होना चाहिए ना। ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो उसी के बीच में इंडिकेट करता है, देखो वाई एंड एक्स के बीच में, ठीक है। और ये वैल्यू जो देखो एक्स एंड वाई के बीच में ही है, तो इसलिए तो ये दोनों वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो सेम नज़र आता है। मैं पढ़ाने लगा हूँ क्या? अरे नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मेरे को तो बस पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, ओके। तो ये जो वैल्यू है ना, ये एक्स और एक्स के बीच का वेरिएंस है, हाँ। तो x और x का अगर ये वेरिएंस है तो वेरिएंस ही तो निकालने को बोला है, तो हम तो सीधा आंसर दे देंगे ना 4.8। लेकिन इसके जो सजेस्टेड है वो सजेस्टेड में दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है। देखो, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर कोवेरिएंस जो निकाला गया है वो कोवेरिएंस निकाला है 4.8 का। लेकिन देखो इस तरीके से पहले इसने कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाता है, कुछ अज्यूमसन लेता है, और फिर उसके बाद ये जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन 1 अज्यूम करता है, देन उसके बाद इसका वैल्यू पुट करता है, फिर जाके वेरिएंस निकालता है जो कि 4.8 का है। आप मुझे बताइए, जब टेबल के अंदर ऑलरेडी तुमने वेरिएंस दे दिया है 4.8 एक्स और एक्स के बीच में, तो हम लोग क्यों ना सीधा एक्स का जो वेरिएंस है ना वो सीधा 4.8 निकाल के दे दे। ये सब करने की ज़रूरत है क्या? अल्टीमेटली आप अजम्पशन तो ले ही रहे हो ना, क्या बोल सकते हैं आप? वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए दोनों सेम सेम वो होगा, अगर उसके बीच का अगर कोवेरिएंस लेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, यानी कि को रिलेशन हमारा 1 होता है सेम स्टॉक के बीच में लेंगे तो। अरे तो वो चीज़ लेना है तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं ना, तो कि सेम स्टॉक के बीच का कोवेरिएंस भी तो वेरिएंस ही होता है, सीधा आंसर दो ना। तो अब रहा सवाल कि हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करें। मैं वैसे भी बता दूं, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है, इसके टोटल 26 आंसर आता है। टोटल अगर सॉल्यूशन के अंदर आंसर देखोगे तो 26 आंसर आते हैं। 26 आंसर निकालना है आपको कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। आपका हालत वैसे ही ख़राब हो जाता है, और ऊपर से आप ये कैलकुलेशंस भी अजम्पशन ले लेके कैलकुलेशन करोगे तो और हालत ख़राब हो जाएगा। मैं अभी भी रिपीट करता हूँ कि अगर वेरिएंस निकालने को बोला गया है, सिंपल ये आंसर दीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर करा के आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ये रहा 4 का डी हमारा। इसमें देखिए ये रिवाइज करने की बोला है हमने, सीधा डिस्क्लेमर लिखा है, नो नीड टू फॉलो सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड कैलकुलेशन वेरिएंसेज यूजिंग सम अजम्पशन एंड फार्मूला बट आंसर इज द सेम। ठीक है, हमने सिंपल ये बोला है कि देखो
आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, वेरिएंस निकालना है, सीधा 4 पॉइंटेड आंसर दीजिए। फिर भी अगर किसी को लगता है नहीं हम याद रख सकते हैं, आप डरे हुए हो, तो ठीक है, इसको याद रख लीजिए। इस तरीके से जाइएगा, फार्मूला लिखिएगा, फिर उसके बाद अज्यूम करना है कि सेम स्टॉक के बीच के कोरिलेशन हमारा 1 हो जाता है, फिर उस तरीके से आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.1। चलो इसको हम एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, तो हमारे को क्वेश्चन दिख जाएगा। आइएगा, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं है, आपके पार्ट पे कुछ नहीं करना है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इशू बस इतना है कि यहाँ पे जो हैरी मार्क्विज और इंडेक्स मॉडल के शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे, ध्यान से देखिए, शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकलवा रहा है, और हैरी मार्क्विज के बेसिस पे मार्क्विज की फार्मूला को यूज करके पोर्टफोलियो वेरिएंस निकलवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों फार्मूला से आंसर जो होते हैं सेम आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही फार्मूला से डिराइव किया गया, और ये मैंने आपको वेरीफाई भी कराया हुआ क्लास के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आंसर मैच ना करने की वजह से आप लोग मेरे को पूछते हो कि सर शार्प इंडेक्स मॉडल और हैरी मार्क्विज से तो आंसर बदल रही है, ऐसे कैसे हो गया। तो उसके लिए मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे रखा है कि देखो, इंस्टीट्यूट को अगर ये करेक्ट क्वेश्चन को सही मायने में टेक्निकली अगर करेक्ट करना है तो ये वैल्यू को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ वैल्यू जो है वो गलत है। क्योंकि आपको पता होगा जो कोवेरिएंस होता है वो होता है बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी, और मार्केट की वेरिएंस के बेसिस पे ये आता है। अगर इसको चेक करोगे तो ये देखिए 0.40, 0.50, क्योंकि ये है ना बीटा, ये है हमारा बीटा ऑफ ए, देख रहे हो, ये है बीटा ऑफ बी। ओके, और मार्केट की वेरिएंस, तो मार्केट है 10%, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू जो है डेसिमल में लिया हुआ है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल में लेके इसको स्क्वायर करना है। तो ये देखिए, इसका जो कोवेरिएंस आना चाहिए 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये इसका कोवेरिएंस 0.002 होना चाहिए, जबकि इंस्टीट्यूट ने 0.03 दिया हुआ है। तो जो ये वैल्यू गलत, रॉन्ग वैल्यू दिए होने की वजह से दोनों मैच नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसके बेसिस पे आपका आंसर उतना जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर जब दो रास्ते से दो अलग अलग वैल्यू आने लग जाता है, जैसे आगे है क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन में ऐसा हो रखा है कि दो मेथड को हम जब से मेथड को बदल के अगर किसी दूसरे आंसर पे पहुंचते तो उसके आंसर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब मैं क्या बोला कि देखो, यहाँ पे ये कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है, इसके बेसिस पे बहुत बार क्या होता है, जब हम सॉल्यूशन दे रहे होते हैं और सॉल्यूशन का जैसे मेथड बदलते हैं तो हमारा आंसर बदल जाता है और हमें मार्क्स ना मिलते, ड्यू टू द रॉन्ग वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के पार्ट पे इसको करेक्ट करना चाहिए, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम एक और क्वेश्चन है 4.4, इसमें भी ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये गलत है। तो इस केस में अगेन यहाँ से जो निकाला गया आंसर होता है मैच नहीं करता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट ऑफ अबव क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है ना, रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है, बाकी सॉल्यूशन जो 100% इसका सेम आएगा जो हम लोगों ने अभी देखा है। आगे अब एक क्वेश्चन आता है, हाँ ये सीरीज जो होता है ये आपने देखिएगा, आपको याद होगा ये कितना सरदर्दी वाले सीरीज थी हमारे, जिसमें आप चेक कर रहे होंगे, आपको पता है देयर आर ओनली 4 सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ये सोच सोच के जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इस पे भी नज़र डालिएगा क्या है, देखिएगा। एक क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें सिर्फ इनिशियल प्राइस दिया था, एक क्वेश्चन में हुआ करता था कॉस्ट था, फिर एक और सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कॉस्ट है, और हद हो गई जब अभी एक क्वेश्चन और डाला गया है एमटीपी नवंबर 2021 में, इसमें तो हद ही हो जाता है। आपको जो एडिशनल क्वेश्चन का भी लिस्ट बना के दिया है, जो पीडीएफ सर क्या कहते हैं वीडियो जो बना के दिया था, उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो 100% गलत है, और ये एग्जाम में नहीं एक्सपेक्ट करते, और अगर एग्जाम में आ गया तो समझ जाइएगा गए आप। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है, तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम बहस करते हैं। देखो, इसमें प्राइस दिया हुआ था, इसमें प्राइस दिया हुआ था, इसीलिए जब हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट किया तो सिंपल एवरेज निकाला। ये देखो, यहाँ पे सिंपल एवरेज यूज करने का रीज़न ये होता है क्योंकि वेट हम नहीं ले सकते। देखो, एक ऐसा तो है नहीं कि हम 25 रुपीज़, इसमें 25 रुपीज़ का इसका प्राइस है ना, और इसका प्राइस 1000 है। तो आपको पता है कि सस्ता वाले लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, महंगा वाले कम क्वांटिटी खरीदते हैं, क्योंकि एक एक तो खरीदेगा नहीं कोई। इसीलिए यहाँ पे जब वेट ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं, ये अजम्पशन लेते हैं कि देखो किसी को अगर 1 लाख रुपीज़ लगाना है तो 25,000 इसमें, 25,000 इसमें, 25,000 इसमें, 25,000 इसमें, तो इक्वल वेट हो गया, जिसकी वजह से हम ये आंसर दे दिया करते थे। तो बोलोगे सर इसमें क्या नया है, तो नया कुछ नहीं है, बट लिंक तो कराने पड़ेंगे ना। ये क्वेश्चन में कोई रिस्क नहीं है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क शुरुआत होती है यहाँ से।
अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई आता है या 6 का एफ आता है तो मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की श्योरिटी नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें भी यही चीज़ बोला हुआ है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दिया हुआ है तो आपको सिंपल एवरेज ना यूज़ करके वेटेड एवरेज निकालना चाहिए। इस बात को इंस्टीट्यूट को भी शायद सपोर्ट करने का मन कर गया, तो उसने नए स्टडी मैट के अंदर ये वर्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर लिख दिया। मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को लेके, देखिए ध्यान से, ये 75,000 कॉस्ट वाले वैल्यू है, ये देखो ये है ना 75,000 कॉस्ट वाली, ये देखो ऐड करिए इसको, ये जो है ना 10, 15, 14, 36, 10, 15, 14, 36, ये देखिए 10, 15, 14, 36, ये है ना, यही क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन में। इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया, सबसे पहले तो ये गलत कर लिया एवरेज करके, जो कि मिस्टेक है भाई। इसमें क्यों तुम ले रहे हो सिंपल, इसमें तो क्वेश्चन में तुमने कॉस्ट दे रखा है ना, तो जब कॉस्ट दिए हो तो वेटेड एवरेज करो, फिर ये सिंपल क्यों ले रहे हो भाई। ओके ठीक है, तो ये निकाल दिया और नीचे लिख दिया, देखो यहाँ पे स्टार लगा के, ये स्टार लगा दिया, कहते कि देखो ये जो स्टार है ना, इस स्टार को एक्सप्लेन कर दिया। अल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू वेटेड एवरेज बीटा। अरे भाई साहब, तुम अल्टरनेटिवली क्यों लिखे इतना छोटा सा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हारे एग्जामिनर को, उस अंधे एग्जामिनर को अगर ये सजेस्टेड दे दोगे ना, थमा दोगे, वो तो इसको मैच कराएगा, वेटेड एवरेज को तो देखेगा भी नहीं वो अल्टरनेटिवली लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो क्यों ना तुम इसको मेन सॉल्यूशन बनाओ जो यहाँ पे नोट लिख के दे रहे हो। मैं इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे नोट लिख के क्यों दे रहे हो, तुम्हारे को यही करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आया पता चला कि मार्क्स ही ना मिला। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के साथ तो फिर भी ठीक ठाक है कि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के अंदर कुछ तो बोला कि हाँ अल्टरनेटिवली हम उसको वेटेड एवरेज कर सकते हैं। दूसरा भाई, ये भी तो क्वेश्चन में कॉस्ट था, ये भी तो क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट है। आप एक चीज बताओ, सिमिलर क्वेश्चन है सब कुछ का। अब अगर यही देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 के ई में सब कुछ सेम है, यहाँ भी कॉस्ट है, देखिए ध्यान से, ये भी कॉस्ट है, लेकिन वही सेम क्वेश्चन देखना 8, 10, 16, 34 में 8, 10, 16, 34 ये क्वेश्चन आपका ऊपर होगा, ये देखो 8, 10, 16, 34 ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें इसमें जाकर चेक करोगे तो देखो इसमें भी आपका एवरेज रिटर्न निकाला और यहाँ पे तो कहीं पे नोट भी नहीं लिखा। देखो ध्यान से, यहाँ तो कहीं नोट भी नहीं लिखा, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 का अगर सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने नोट तक नहीं डाला है, यहाँ पे नोट तक नहीं लिखा गया है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको कैसे याद रहेगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पता चलेगा। आप ये सोचोगे कि अच्छा एवरेज रिटर्न निकालना है तो हम सिंपल निकाल के देंगे, रिस्क फ्री निकालना है तो हम वेटेड एवरेज निकाल के देंगे। अरे इतना ज्योतिषी विद्या तो कोई नहीं पढ़ सकते। तो मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो 2 सॉल्यूशन दे के आओ अभी भी, सिंपल और वेटेड एवरेज। पता नहीं सजेस्टेड अगले बार आप जाके क्या करने वाला है, ये भी है सिंपल वेटेड एवरेज दोनों निकाल लीजिएगा। मुश्किल से 2 मिनट, आप 2 से 3 मिनट का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगी। अगेन मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का एफए अगर आता है तो इसको तो कभी भी सॉल्व ही नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था कि एक तो इसके अंदर देखिए क्या क्या मिस्टेक कर रखा है, ये कॉस्ट दे रखा है और फिर बाद में मान के चलते कि नहीं ये तो हमारा प्राइस है। अरे भाई कॉस्ट लिख के दे दिए हो, अब क्या कहते नहीं 1000 सिक्योरिटी हमारा 10,000 के प्राइस के है, तो बना के इसका जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट जो बना रहे हैं ना वो 2, 2, 4, 3, 7, यानी कि देखो 7 0 डाल के और फिर यहाँ पे इसको टोटल कॉस्ट मान के चल रहा है। अब पता नहीं क्या चल रहा है, उतना ही नहीं, जब से फर्स्ट पार्ट में जाके इसने पूछा गया है कि बताइए आप कितना बॉन्ड से एक्सपेक्ट करोगे, बॉन्ड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि बॉन्ड से मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा रिटर्न, तो इस बॉन्ड का जितना बीटा होगा उसके बेसिस पे CAPM यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए, इस बॉन्ड से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा आपके बॉन्ड का, और फिर जाएगा इसमें देखिए रिटर्न मार्केट माइनस रिटर्न रिस्क फ्री। अब ये देखो अगर रिस्क फ्री अगर होता तो ये बीटा हो जाता 0, तो उस केस में आपका आंसर आता रिस्क फ्री। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है, पूछा है आपका बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न, बॉन्ड का बीटा है 0.10 और फिर भी उसके बाद जो आपका आंसर निकाल के दिया है सेकंड पार्ट में वो रिस्क फ्री निकाल के दिया है। कहाँ से याद रह पाएगा भाई, बॉन्ड का रिटर्न पूछ रहे हो, रिस्क फ्री तो ना पूछ रहे हो। हाँ रिस्क फ्री तब हो जाता, बॉन्ड वाले रिटर्न तब रिस्क फ्री होता जब ये बीटा आपका 0 होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब मिस्टेक है, अब कौन करेक्शन करेगा कब करेगा पता नहीं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पे पहुँचते देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, इससे पहले भी शायद एक कुछ मिस हो गया हमारा, ये कुछ मिस हुआ, यहाँ पे मिस हुआ। ये देखो ये क्वेश्चन 6 का जे, जो कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़ा मुसीबत है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताऊँ मई 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। उस अटेम्प्ट में दो स्टूडेंट ने 90 और 89 मार्क्स, नहीं 2 ने 3 स्टूडेंट ने
90 के मार्क्स लेके आया था, उन तीनों का मैंने जब वेरिफिकेशन करा था तो सब ने अलग अलग मेथड, क्योंकि अब इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ ना, क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्वेश्चन पता है और उसकी इशू पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक जो ये जेके लिमिटेड वाले क्वेश्चन जो अभी मई 2022 में भी आया है, यहाँ पे भी वो इशू आया और इस बार भी मार्क्स नहीं मिला स्टूडेंट को। किसमें दिक्कत क्या था मैं आपको देखो आपके सामने ही रखा हूँ मैं। सबसे पहले समझ आइए, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है बीटा कैलकुलेट करके दीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका, मैं बता दूं आरटीपी 2015 का, आरटीपी मई 2015 का। ध्यान से देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि स्टडी मैट वाले क्वेश्चन को पिक किया है या आरटीपी वाले क्वेश्चन को पिक किया है, इतना तो नहीं पता होगा। मैं आपको पहले शकल सूरत दिखा दूँ। ये देखिए आरटीपी का ये क्वेश्चन है, क्या सब कुछ वैसा ही है? देखिएगा ईयर, देखो 3 साल और ये अगला ये रहा, क्वेश्चन कंटिन्यू किया यहाँ पे, ये पेज कंटिन्यूड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखो 3 साल, फिर यहाँ पे क्या हो गया, चौथा और पांचवा साल भी आ गए। उसके बाद क्या क्या है देखिएगा, एवरेज प्राइस ऑफ शेयर, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट इंडेक्स का एवरेज इंडेक्स कितना है और यील्ड कितना है और ट्रेजरी बॉन्ड का रिटर्न कितना है, ठीक है। 5 कॉलम दे दिया और पूछा गया है, क्या पूछा, ये बीटा कितना है आप कैलकुलेट करके दीजिए। क्या ये भी क्वेश्चन वही है? अब आप मुझे बताइए, ये भी क्वेश्चन वही है ना? अब कोई आके कहता है कि नहीं ये स्टडी मैट में तो ये क्वेश्चन है, तो भाई स्टडी मैट में ये क्वेश्चन तो ये भी तो क्वेश्चन, आपको यही चीज़ तो कॉपी पेस्ट करके दे सकता है ना। अब आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन, ये देखिए ये तो क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको इसका सजेस्टेड दिखाता हूँ, वही आरटीपी मई 2015 का सजेस्टेड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे निकालता है बीटा। ये देखिए बीटा निकालने से पहले क्या CAPM को यूज़ किया है? हाँ। अब उसी चीज़ों को आप अगर स्टडी मैट में जाके चेक करोगे तो स्टडी मैट में जो मिलेगा, स्टडी मैट का सॉल्यूशन नहीं लाया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना तो पता ही होगा, स्टडी मैट देखोगे तो कौन सी सॉल्यूशन देगा इंस्टीट्यूट। उसने क्या किया, कोवेरिएंस के थ्रू फार्मूला को सॉल्व किया है, कोवेरिएंस के थ्रू इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। अब अगर ये रिस्क फ्री को हम अगर इग्नोर करते हैं तो रिस्क फ्री को इग्नोर करेंगे तो इसके बेसिस पे हम एक रिटर्न निकाल के, ये जो है ना इसका रिटर्न निकाल के, सॉल्यूशन तो है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जे, ये देखिए यही चीज़ हमने बता रखा है कि देखिए इस तरीके से भी इसका बीटा निकाला जा सकता है, इस तरीके से भी बीटा निकाला जा सकता है अगर CAPM को यूज़ करोगे तो, ठीक है। अब क्या करता है स्टडी मैट सजेस्टेड ने, दोनों चीज़ यूज़ करा है। अब उसको आओ ना सीधा, पहले इधर आ जाइए ना। हाँ, हमें करना क्या है पहले बता देता हूँ, मैं लास्ट में सीधा कंक्लूजन कर देता हूँ इस क्वेश्चन का, ज़्यादा टाइम ना लगाए। एक चीज़ मैंने क्या नोटिस किया है, देखो ये है हमारा करेंट ईयर, दिस इज़ करेंट ईयर, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट है, ये हमारा पास्ट है। ये 4 ईयर अगो हो जाएगा, ये 3 ईयर अगो हो जाएगा, ये 2 ईयर अगो हो जाएगा, ये 1 ईयर अगो हो जाएगा, ठीक है। ओके, पास्ट का डेटा आपको इस तरीके से दिया हुआ है और एक और क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है, दिस क्वेश्चन इज दिस वन। यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। मैं आपको एक क्वेश्चन क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं रख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, इस तरीके से डेटा दिया गया है, शेयर प्राइस दिया गया है, डिविडेंड यील्ड दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है, क्या कहते हैं मार्केट का रिटर्न, और ये भी दिया। यहाँ पे क्या है, 3-4 रिक्वायरमेंट है, देख रहे हो 3-4 रिक्वायरमेंट है और लास्ट में दी पूछा गया है कि बीटा बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन जो अभी हम लोग उधर देख रहे थे और ये देख रहे थे बिल्कुल सेम है, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है और जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इसमें भी इंस्टीट्यूट ने CAPM को यूज़ किया। ये देखिए इस क्वेश्चन को भी जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है, ये किसका सॉल्यूशन रखा है मैंने, ये सॉल्यूशन तो किसी और का है, ओके कोई नहीं। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने CAPM को यूज़ किया है और अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, कहाँ गए, ये रहा। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने RTP वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले RTP वाले क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने CAPM यूज़ किया है, ओके। और स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने कोवेरिएंस यूज़ किया है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अब देखो किसी तरीके से अब याद करके तो जाना है ना, करंट ईयर आपका नीचे का मिल जाए, ठीक है, या समथिंग ईयर एगो करके क्वेश्चन दे दे, तो आप CAPM वाले मेथड को यूज़ कर लीजिएगा, ये भी बन जाएगा ना, पास्ट का समथिंग एगो समथिंग एगो समथिंग एगो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, देखो 2004-5 का मिल रहा है, 2002-3 का मिल रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आता है तो कोवेरिएंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यही मैंने अपना ओपिनियन भी दे रखा होगा कि यूज कोवेरिएंस इफ सिंगल रिक्वायरमेंट और CAPM इफ देयर आर 4 रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6.9 में था। मैंने एक चीज़ और भी बोला है अभी, नया चीज़
कि पास्ट का डेटा अगर आपको दे रखा हो तो उस केस में आप यूज़ कर लेना CAPM और बाकी कोवेरियंस। वैसे तो इस बार एग्जाम में आ चुका है तो आगे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे इंस्टीट्यूट को इस बात को करेक्ट करना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में ये मत दो तो कोवेरियंस ही यूज होगा, और अगर ये दे दोगे तो CAPM यूज होना चाहिए। इस तरीके से अगर इंस्टीट्यूट कुछ क्लैरिफाई कर दे तो बच्चे के लिए जो होगा ना, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और एक और मुसीबत है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ये तो इतना बड़ा मुसीबत है कि थर्ड पॉइंट में तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात का तो बिल्कुल ही श्योरिटी है ही नहीं। तो मैं सिंपली एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो आपका सेंसिटिविटी वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है, ये आपका नवंबर है 2018 में, जून 2009 में एमटीपी में सब में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फैक्टर, ये जो निकालने को बोला गया है ना, मैं तो बोलूँगा सीधा थर्ड पॉइंट आप बोल ही जाओ। अब मैं इसके हिस्ट्री में तो नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो फिर मुझे 10 मिनट इसी में लग जाएगा। मैं आपको सिंपली बता दूँ क्या क्या चीज़ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी का मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 स्क्रीनशॉट रखा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन जो है ये है, ये बता दूँ आपको, जून 2019 का जो सॉल्यूशन था ये है, जून 2019 का। ओके, इसमें देखिए इंस्टीट्यूट ने अपना थर्ड पॉइंट का जो आंसर दिया है वो बोला है कि देखिए ये जो आपका फैक्टर 2 है ना, ये हमसे मिसप्रिंटिंग हो गई, ये 0.2 के पोर्टफोलियो का रिटर्न प्रीमियम निकाल के देना है। और इसने क्या करा, सीधा एक आंसर देके काम खत्म कर दिया, 5%। ये ओरिजिनल है, याद रखिएगा, जून 2009 के सजेस्टेड का। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट का कितने कितने सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। जून 2009 का सजेस्टेड है ये। ओके, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने फिर नवंबर 2018 के एग्ज़ाम में भी आया, फिर उसने प्रैक्टिस मैनुअल भी इशू किया था। तो नवंबर 2018 में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो यहाँ पे रहा आपके सामने। ये है ये स्टडी मैट का है, ठीक है, ये अभी स्टडी मैट का, इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ मैं। बोलोगे सर कितने साल, अब क्या करेंगे, स्पेस तो जितना रहेगा उतने में मैनेज करेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ तो उतना बस समझ जाओ, आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना, सिंपल सी बात है। ओके, मैंने ये 3 सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। दिस इज स्टडी मैट, ये है स्टडी मैट अक्टूबर 2021 का। ये है आपका सजेस्टेड, ठीक है, कौन सी, एक और था ना अभी यहाँ पे सजेस्टेड, नवंबर 18 का। ये हमारा सजेस्टेड नवंबर 18 का। बस आप थर्ड पॉइंट का आंसर देखिए और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट का ये रहा, देखिए सिक्योरिटी एक्स के लिए 5% का प्रीमियम निकाला और सिक्योरिटी वाई के लिए 10% का प्रीमियम निकाला, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। इस पे निकाला 5% का प्रीमियम और इसके लिए निकाला 10% का प्रीमियम, जबकि सजेस्टेड ने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, कंबाइंड पोर्टफोलियो का प्रीमियम निकाल दिया था सीधा 5%। क्लियर है। अब आता है स्टडी मैट नए वाले, अभी वाले स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन डाला गया है। ये क्वेश्चन को स्टडी मैट में भी डाला है अक्टूबर 2021 वाले में। ये देखिए ये स्टडी मैट में एक क्वेश्चन ये फिर से डाला है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो यही है थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट का जो सॉल्यूशन दे रहा है ये देखिए, यहाँ पे यूजिंग एज रिटर्न, ये कहता है कि रिस्क प्रीमियम जो है हमारा ये है, ध्यान से देखिए आप थोड़ा ध्यान से, 8.33 यहाँ पे डाला है और बी के रिटर्न को यूज़ करके रिस्क प्रीमियम अगेन 8.33 निकाला गया। क्या करोगे अब, लो 3 आंसर आ गए एक ही पार्ट का। अब एग्ज़ाम में इसके सोल्यूशन आएगा, अब आपको सजेस्टेड में या सजेस्टेड में ये देगा या ये देगा। अब ज्योतिषी को बुला लीजिए और पूछ लेना उनको कि भाई साहब तुम अगले बार अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आओगे तो तुम इसमें से कौन सी सॉल्यूशन सजेस्टेड में डालोगे, क्योंकि हमें तो उसी को मैच कराना है, नहीं तो तुम्हारे एग्जामिनर तो अंधे हो तो मार्क्स देगा ही नहीं। तीनों में डिफरेंस क्या है, अब उस चीज़ों को हम अभी तो एनालाइज नहीं कर सकते, तो मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में इस वाले पार्ट को छोड़ ही दो। अब रहा कोई और पूछेंगे हमसे कि अच्छा मुझे बताइए आप क्या, आपका व्यूज़ क्या है कि आप इस कौन सी सॉल्यूशन को प्रीफर करते हो। इस केस में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि देखो आपने लिखा है फैक्टर 2 का प्रीमियम बताइए। यहाँ सबसे पहले क्या है, इसके सही सॉल्यूशन देने के लिए ना पहले इंस्टीट्यूट को पहले इस लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि तुमने पूछा क्या है भाई, तुम पूछ क्या रहे हो। इतने सारे डिस्प्यूट आने के रीज़न क्या है, इसके ओरिजिनली मिसप्रिंटिंग हुई थी जो फर्स्ट टाइम आया था ना, यहाँ मिसप्रिंटिंग हुआ था, ये फैक्टर 2 ना होके 0.2 होना चाहिए।
यहाँ पे फैक्टर 2 ना होके यहाँ पे 0.2 होना चाहिए था। यानी कि उसने ये पूछा गया था कि 0.2 के जो पोर्टफोलियो है उसका प्रीमियम बताइए, क्योंकि प्रीमियम निकालने के लिए रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं वो बोला जाता है। अब रिस्क फ्री से ज़्यादा कितना, अब जैसे ये देखो, अब ये भी हमारा प्रीमियम होता है RM माइनस RF, ये भी हमारा रिटर्न का प्रीमियम है। लेकिन ये रिटर्न का प्रीमियम जो है ना मार्केट का रिटर्न प्रीमियम है। अगर मैं रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न रिस्क फ्री लूंगा तो ये सिक्योरिटी का रिटर्न प्रीमियम हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न पोर्टफोलियो का लेकर रिस्क फ्री से माइनस करूँ तो ये पोर्टफोलियो के रिटर्न का प्रीमियम हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि इंस्टीट्यूट ने जो है, जस्ट अ मिनट, कौन सी क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है क्या? हाँ यही होगा। ये देखो, इसमें दिक्कत ये है कि आप किसका प्रीमियम पूछ रहे हो ये क्लियर नहीं है। मार्केट का प्रीमियम पूछ रहे हो, सिक्योरिटी का प्रीमियम पूछ रहे हो, पोर्टफोलियो का प्रीमियम पूछ रहे हो। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, इंस्टीट्यूट ने तीनों प्रीमियम निकाल दिया। हद हो गई, हद हो गई। अरे भाई कम से कम थोड़ा सा पढ़े लिखे को तो वहां भेजो। तुमने ओरिजिनल सॉल्यूशन जो दिया था जून में, इसने तुमने पोर्टफोलियो का प्रीमियम निकाला था। एक पोर्टफोलियो बनाया, पहले आपने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला और उसमें से रिस्क फ्री का निकाल दिया आपने। जब सेकंड सॉल्यूशन आपने दिया, सेकंड सॉल्यूशन दिया जब आपने वो नवंबर 18 वाले में, तो आपने सिक्योरिटी के रिटर्न का प्रीमियम निकाला, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न प्रीमियम निकाला, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न प्रीमियम निकाला। कैसे, देखो आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। यहाँ पे वाई ने कमा रहे, ए कितना कमा रहे बताइए, सिक्योरिटी एक्स ए कमा, उसमें एक्स और वाई दे रखा है 18 में, 15 और ये 10 है, तो उसके बेसिस उसने डिफरेंस निकाला है। ये जो डिफरेंस निकाला है ना सिक्योरिटी का निकाला है, वहाँ नाम बदल गया था, नवंबर 18 वाले में उन्होंने सिक्योरिटी एक्स और वाई कर दिया था, ठीक है। और जब इन्होंने अक्टूबर 2021 के स्टडी मैट में निकाला है तो इसने हद कर दिया है, ये मार्केट के प्रीमियम निकाल रहे हैं। वो क्या निकाल रहा है, मार्केट का प्रीमियम। ये जो निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे RM माइनस RF निकाल रहे। तो ठीक है, 3 चीज बनता था, तीनों ट्राई कर लिया, ट्रायल एंड एरर। एक बार ये दे दिया, एक बार ये दे दिया, एक बार ये दे दिया, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले बदलने पड़ेंगे कि अरे भाई साहब तुम पूछ क्या रहे हो। इसके सॉल्यूशन के बताने के लिए पहले इसके लैंग्वेज बदलने पड़ेंगे कि तुम किसका रिटर्न प्रीमियम पूछ रहे हो। पहले ये क्लियर करो ना तुम, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम किसका, सिक्योरिटी का, मार्केट का या पोर्टफोलियो का। जब तक ये नहीं बताओगे दुनिया इधर से उधर घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 के सी में वैसे आपके पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट को ये पार्ट समझना चाहिए कि देखो भाई तुम बीटा दे चुके हो ना, तो इन्फ्लेशन मत देना, क्योंकि आपने फैक्टर 1 होता है ना, बहुत सारे फैक्टर का सेंसिटिविटी दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर की सेंसिटिविटी के अंदर ये जो है ना, ये बीटा जो आपने दे रखा है और यहाँ पे इन्फ्लेशन दे रखा है, क्योंकि पता है बीटा इज ए सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क और इन्फ्लेशन आल्सो इंडिकेट द सिस्टमेटिक रिस्क का। तो इन्फ्लेशन का भी फैक्टर दे रहे हो और बीटा का भी फैक्टर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके ओवरलैपिंग हो रहा है। यही सेम चीज़ यहाँ भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इन्फ्लेशन की जगह कुछ और देना चाहिए। ये टेक्निकल मिस्टेक है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपको कोई रिस्क नहीं है इस क्वेश्चन की वजह से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसके साथ हमारा पोर्टफोलियो चैप्टर भी जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो का भी जो आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे अपेरेंटली दिखा। अगर कोई 2-4 क्वेश्चन और होगा जो इसमें से अगर रह गया है तो आप ज़रूर मुझे इंडिकेट करके बताइए कि स्टडी मैट का भी क्वेश्चन रेफर कर दोगे तो भी हो जाएगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, तो मैं उसको ज़रूर आपको चेक कर लूँगा। बाकी जो रहता है, जो बाकी बैलेंसिंग, वो एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।